डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अध्याय 1, पृथ्वी पर पुनर्जन्म। अनुवादक, ये कहानी शिवम हरसौलिया द्वारा लिखी गई है। सपोर्ट मई चैनल सुपर टॉप नॉवेल। एक जोरदार धमाके के साथ लव, जो पूरी तरह से डर गया था, अपनी साइकिल से हवा में उछल गया। अचानक एक चौराहे से निकली एक स्टेयर ट्रक, जो पत्थरों से भरा था, ने उसे टक्कर मार दी। उसका शरीर धनुष जैसा लग रहा था और वह धुंधले रात के आकाश में एक लंबे और मार्मिक मोड़ पर उड़ रहा था। उसके तुरंत बाद एक धमाका हुआ। उसका विशाल शरीर 20 मीटर से भी ज्यादा दूर बजरी वाली सड़क पर जोर से गिरा। वह एक करुण चीख भी नहीं पाया था कि स्टेयर ट्रक ने उसे फिर टक्कर मार दी। वह सड़क पर उछलकर जमीन पर गिर पड़ा, बिना हिले डुले। उसके शरीर के हर छिद्र से लगातार खून बह रहा था और पूरी संभावना थी कि वह बच नहीं पाएगा। अजीब बात यह थी कि स्टेयर ड्राइवर को पता था कि उसने किसी को टक्कर मार दी है, फिर भी उसने ट्रक नहीं रोका। ट्रक अपनी गति बनाए रखता रहा, पहले से ही क्षतिग्रस्त साइकिल को कुचलता हुआ तेजी से भाग गया और उसका कोई निशान भी नहीं छोड़ा। इलाका ग्रामीण और शांत था। सड़क पर कोई पैदल यात्री नहीं था और गाड़ियां भी कम ही चलती थीं। सड़क पर बस लव का बेजान शरीर बचा था, जिसे बचाया नहीं जा सकता था। उसके साथ उसकी साइकिल भी थी, जो कुचलकर नष्ट हो गई थी। 200 मीटर दूर एक किशोर खड़ा था, जिसकी आंखें बाज जैसी पैनी थीं। उसके चेहरे पर थोड़ी सी दुष्टता थी और वह एक काली ऑडी Q7 में बैठा था। वह अपनी आंखों के सामने घटित हुई कार दुर्घटना को निहार रहा था। उसने स्टेयर के पूरी तरह गायब होने का इंतजार किया। उसके पतले होंठ थोड़े से उभरे हुए थे और मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे उसकी मुस्कान उपहास और क्रूर हिंसा की झलक दिखा रही थी। युवा मास्टर, लव से कहो कि काम निपट गया है। बाकी $10 मिलियन मेरे खाते में डाल दो। दुष्ट दिखने वाले किशोर ने अपने ड्राइवर से कहा। उसने अपने पास रखी उच्च शक्ति वाली इंफ्रारेड दूरबीन उठाई। उसने लव को देखा, जो जमीन पर बेसुध पड़ा था और उसके हर छिद्र से खून बह रहा था। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि यंग मास्टर लव अपनी जान के लिए $20 मिलियन क्यों देंगे, जिसकी कीमत शायद एक चींटी से भी कम है। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित कर लें कि स्टेयर चलाने वाला बेवकूफ कल का सूर्योदय देखने के लिए जीवित न रहे। मैंने उसे बहुत पहले ही बता दिया था कि उसे अपना ट्रक उस मोटे सुअर के शरीर पर चढ़ा देना है। समझ गया। अधेड़ उम्र का ड्राइवर सहम गया और तुरंत जवाब दिया। उसकी आंखों में डर की एक झलक उभर आई, जो बमुश्किल दिखाई दे रही थी। निर्दयी, क्रूर, उस दुष्ट किशोर की नज़र में उन दो जिंदगियों का कोई मूल्य नहीं था। ऑडी Q7 का इंजन तेजी से चला, कार तेजी से मुड़ी और रात के अनंत आकाश में गायब हो गई। अल्पविराम। लव अचानक जाग गया। हालांकि उसने तुरंत अपनी आंखें नहीं खोलीं, बल्कि वह सहज रूप से अंदर से चिल्लाया, अदृश्य। तब उसे एहसास हुआ कि अदृश्यता, जिसने उसे पहले कभी निराश नहीं किया था, इस बार भी उसे अदृश्य नहीं बना सकी। मैं अदृश्य होने में असफल रहा हूं। इस विचार मात्र से लव अज्ञात भय की स्थिति में पहुंच गया। हालांकि उसकी घबराहट एक पल से ज्यादा नहीं रही। उसे अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हुआ, जो जिंदगी में अब तक का सबसे बुरा दर्द था। हालांकि ये दर्द उसके दांत दिखाने के लिए तो काफी नहीं था, लेकिन वह लगभग जोर से गुर्राने लगा था। अत्यधिक दर्द के कारण वह अपने मस्तिष्क में पल भर में भर गई अपरिचित यादों और खंडित सूचनाओं की विशाल मात्रा को समझने में असमर्थ हो गया। असहाय, लव को अपनी आखिरी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ा और खुद को दिव्य इंद्रियों से अपने शरीर को देखने के लिए प्रेरित किया। उसके शरीर की भयानक हालत देखकर वह बिल्कुल अवाक रह गया। इस तथ्य के अलावा कि यह अत्यधिक मोटा शरीर उसका नहीं था, मुख्य बात यह थी कि शरीर के सभी अंग अपनी जगह से हट गए थे और हर जगह आंतरिक रक्तस्राव हो रहा था। उसके कंधे, जांघें और यहां तक कि छाती की कई पसलियां भी टूट गई थीं। दरअसल कई जोड़ पूरी तरह चूर्ण चूर्ण हो गए थे। हे भगवान, तुम सच में मुझे मरते हुए देखना चाहते हो, है ना? लव ने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन उसे अभी भी वास्तविकता का सामना करना था। उसके पास उपयोग के लिए केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही बची थी, जिसने उस भयानक त्रासदी से उसकी मौलिक आत्मा की जो थोड़ी बहुत बची हुई थी, उसे बचाए रखा था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की अपनी क्षमता का अनगिनत बार इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि उसे पता चला कि उस क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। यह इतनी कम थी कि वह कुछ भी अवशोषित नहीं कर सकता था। बाकी सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं था। तब मुख्य प्राथमिकता इस घायल शरीर को ठीक करना था, वरना वह हिल भी नहीं पाता। उसने एक निम्न स्तरीय उपचार मंत्र का प्रयोग करने की पूरी कोशिश की। अमर आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में स्थित मेरिडियनों से धीरे धीरे प्रवाहित हो रही थी, जिससे लव के क्षतिग्रस्त अंग चमत्कारिक रूप से अपनी मूल स्थिति में लौट आए। आंतरिक रक्तस्राव बंद हो गया और टूटी हुई हड्डियां भी फिर से जुड़ने लगीं। तेज धड़कन वाला दर्द धीरे धीरे कम होता गया और पूरी तरह से गायब हो गया। अरे, इस लड़के का सोहन मेरिडियन जन्म के कुछ ही समय बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। कितनी बड़ी शिकायत है।
सौभाग्य से आत्म साधना में माहिर होने के अलावा मैं पारंपरिक चीनी चिकित्सा का भी विशेषज्ञ हूँ। अगर ऐसा ना होता तो ये 20 साल से ज्यादा जी भी नहीं पाता, प्रशिक्षण तो दूर की बात है। कहना आसान है, लेकिन जब बात असल में ठीक होने की आई तो लव पूरी सावधानी बरत रहा था। आखिरकार यह इस बात पर निर्भर था कि वह भविष्य में अभ्यास कर पाएगा या नहीं। बेशक उसे सतर्क रहना ही था। लगातार इलाज के बाद लव धीरे धीरे चलने फिरने लगा। उसने जमीन पर हाथों का सहारा लेकर सीधा बैठ गया और साथ ही अपनी खून से भरी आंखें भी खोलीं। साले, मैं ओमो सुबकरिबे मई चैनल चलो स्टार्ट करते हैं। जब उसने अपनी आंखों के सामने सब कुछ साफ देखा तो लव अब अपना मजबूत मंत्र नहीं रख पाया। उसने विशेषज्ञ वाली शैली पूरी तरह त्याग दी थी और गालियां बकने लगा था। वह बहुत देर तक पागलों की तरह डांटता रहा। कुल मिलाकर एक ही बात निकली कि वह महान साधना लोक नहीं था जिसे वह जानता था। डांट फटकार के बाद भी लव को वास्तविकता का सामना करना पड़ा, अत्यधिक क्षतिग्रस्त शरीर को पुनर्जीवित करके और मेरिडियन को 70% के करीब ठीक करके, जो उसके अभ्यास के लिए आवश्यक था। उसने अपनी अमर आध्यात्मिक ऊर्जा का अंतिम अंश भी समाप्त कर दिया। 10 साल से ज्यादा समय से चली आ रही किसी छिपी हुई बीमारी को ठीक करना नामुमकिन है। काश मेरे पास थोड़ी और अमर आध्यात्मिक ऊर्जा होती। लव ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक आह भरी। इस शरीर को लगी चोटें बहुत गंभीर थीं। हालांकि उसके क्लेश चरण से प्राप्त अमर आध्यात्मिक ऊर्जा उपयोगी से भी अधिक थी। लव ने उसका अधिकांश भाग शरीर पर लगी गंभीर चोटों को ठीक करने में लगा दिया था। इसलिए वह मेरिडियन को एक सामान्य व्यक्ति की क्षमता का लगभग 70% ही ठीक कर पाया। हालांकि लव को जरा भी चिंता नहीं हुई। अपने उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल और पर्याप्त समय के साथ वह निश्चित रूप से मेरिडियन को क्षतिग्रस्त होने से पहले उसकी मूल स्थिति में वापस लाने में सक्षम था। शरीर के पुनर्तः स्वस्थ होने और दर्द के धीरे धीरे गायब होने से उसे अपने मस्तिष्क में पहले से भरी हुई भारी मात्रा में खंडित यादों का विश्लेषण करने और उन्हें सुझाने में मदद मिली। उसकी यादों में जानकारी स्पष्ट रूप से अधूरी और खंडित थी, लेकिन ये लव को इस दुनिया और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी ज्ञान समझने के लिए पर्याप्त थी। पता चला कि बमुश्किल पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा वाले इस ग्रह का नाम पृथ्वी था। जिस देश में वह रहता था उसका नाम भारत था, जिसका एक लंबा और समृद्ध इतिहास था, साथ ही एक प्राचीन साम्राज्य की शानदार संस्कृति भी थी। ओह, तो इन चमकती चीजों को स्ट्रीट लाइट कहते हैं और किनारों पर बनी ये इमारतें, ये असल में चौकोर आकार की हैं। तो इसे सड़क कहते हैं, ये काफी समतल है। और ये धातु के गोले जो इधर उधर दौड़ते हैं उन्हें कार कहते हैं। ये बहुत धीमी होती हैं। मेरी उड़ने वाली तलवार तो साफ तौर पर ज्यादा अच्छी है। कुछ ही देर में कुछ गाड़ियां रात में तेजी से गुजर गईं। ड्राइवर बिना रुके आगे बढ़ गए और खून से लथपथ लव को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लगता है कहीं भी हो, लोग उतने ही बेपरवाह और बेरहम होंगे। एक भी गाड़ी रुककर पूछने नहीं आई कि क्या हुआ, जबकि मैं यहाँ खून से लथपथ बैठी हूँ। लव को अपनी शक्ल का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसका पूरा चेहरा और शरीर खून से लथपथ था। वह बस एक हाथ जमीन पर टिकाए, एक पैर मुड़े और दूसरा सीधा रखे और बेशर्मी से पीछे की ओर झुका हुआ बैठा था। हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में ताने और तिरस्कार के भाव के साथ वह हर चीज पर बड़े मजे से टिप्पणी करने लगा। पता चला कि जिस आदमी को ट्रक ने कुचला था उसका नाम भी लव है। अपने आसपास के माहौल से परिचित होने के बाद लव ने अंततः उस वास्तविकता के मुद्दों पर विचार करना शुरू कर दिया जिसका वह सामना कर रहा था। शेष स्मृति के अनुसार लव को पता था कि वह, या बल्कि इस शरीर का मूल मालिक, एक स्टेयर ट्रक से कुचला गया था जो पत्थरों से भरा था और मारा गया था। चूंकि वह पहले ही इस विशाल शरीर में बस चुका था, उसे अपनी नई पहचान के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर देना चाहिए था। किसी और के शरीर में रहना उस निर्दयी, दबंग, आत्मसाधक, नैतिक मूल्यों से रहित प्रतिभावान व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जो साधना जगत में तेजी से ऊपर उठ रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल लव की कार दुर्घटना में पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। किंग हाई स्कूल के 12वीं कक्षा के 6ठी कक्षा के छात्र लव 18 साल का, लंबा और मोटा। हालांकि उसका व्यक्तित्व कमजोर और डरपोक था। दरअसल उसका शैक्षणिक प्रदर्शन भी बेहद खराब था। पहली मॉक परीक्षा में अपनी कक्षा में सबसे आखिर में। और वह अपनी उस सहपाठी पर क्रश करने की हिम्मत करता है जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और जिसके नतीजे इतने अच्छे आए हैं। और वह भारत के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय, जिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहता है। अगर वह सपने देखना भी चाहता है तो क्या वह कम से कम एक ज्यादा यथार्थवादी सपना तो देख सकता है। लव अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सका। 3 साल मिडिल स्कूल में, 3 साल हाई स्कूल में, इतना लंबा और ताकतवर। खांसी खांसी, साथ में। नहीं, मुझे शक्ति प्रशिक्षण शुरू करना होगा। मुझे तुरंत अपनी शक्ति प्रशिक्षण शुरू करना होगा। ये शरीर बहुत बुरी हालत में है। अगर यही हाल रहा तो मुझे नींव बनाने में सालों लग जाएंगे और क्यूई साधना चरण स्तर 1 तक पहुंचने में भी मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। उस क्लेश चरण तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दीजिए जहां मैं पहले था। लव ने शाप दिया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके शरीर की हर इंच चर्बी उसके हर कदम के साथ कांप रही थी।
दरअसल लव के इतने अधीर होने की वजह सिर्फ शरीर से उसका असंतोष नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह जानता था कि यह बिल्कुल नई दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी सब सोच रहे थे। किसी नवजात शिशु के मेरिडियन को नष्ट करने और फिर भी उसे केवल 20 वर्ष तक जीवित रखने के लिए उसके पास कम से कम उतनी क्षमताएं होनी चाहिए जितनी की साधना जगत के क्यूई साधना स्तर 3 के किसी व्यक्ति के पास होती हैं। इसके अलावा किसी को जन्म के तुरंत बाद नुकसान पहुंचाया जाना और इस अजीब कार दुर्घटना से पीड़ित होना। क्या होगा यदि यह एक सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध हत्या थी? यही असली वजह थी कि लव ट्रेनिंग शुरू करने के लिए इतना बेताब था। उसे अपनी सुरक्षा करनी थी। उस समय उन्हें बस यही अफसोस था कि शरीर को ठीक करते हुए उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। अगर उन्होंने अपनी स्वर्ग विरोधी साधना तकनीक का पालन किया होता तो ची साधना चरण स्तर 1 तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होती। किंग शहर में पानी ही सबसे प्रचुर चीज थी और लव ने एक मोड़ पर 7 से 8 मीटर चौड़ी एक नदी देखी। नदी में क्रिस्टल जैसा साफ पानी चुपचाप बह रहा था। लव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि उसे अपने खून से सने शरीर से आ रही बदबू और आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा उसके शरीर से बाहर निकाली गई विषाक्त अशुद्धियां महसूस हो रही थीं। नदी पर पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतारने की भी जहमत नहीं उठाए और सिर के बल पानी में कूद पड़ा और जैसे ही उसका मोटा शरीर पानी से टकराया, पानी उछल पड़ा। जल्द ही लव ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला, उसके चेहरे पर अविश्वास और उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। इसकी खुशबू ऐसी है, शिचू जड़ी बूटी की खुशबू जैसी। अध्याय 2, नायक संकट में युवती को बचाता है। इसलिए गंगा में नदी का पानी हड्डियों को जमा देने वाला था। नदी के ठंडे पानी से सबसे मजबूत नसें भी प्रभावित हो जाती। इसलिए जैसे ही लव का शरीर पानी से टकराया, उसे पानी के तापमान के आदी होने में काफी समय लगा। उसके चेहरे, शरीर और कपड़ों पर लगे सूखे खून ने आसपास के पानी को तुरंत गहरे लाल रंग में बदल दिया। हालांकि चून की नदी लगातार बह रही थी, इसलिए उसके शरीर से निकला ताज़ा खून और अशुद्धियां पानी में जल्दी ही बह गईं। लव को संतुष्टि महसूस हुई क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे साफ और ताज़ा हो गया। हालांकि जिस चीज ने उसे और भी अधिक संतुष्ट किया वह थी शिचियो जड़ी बूटी की खुशबू की महक जो उसने महसूस की। साधना का महान जगत आभा से भरा हुआ था, इसलिए शिचियो जड़ी बूटी को केवल एक निम्न स्तरीय पूरक जड़ी बूटी ही माना जा सकता था। आमतौर पर केवल शौकिया साधक, जो ची साधना चरण स्तर 2 के शारीरिक प्रशिक्षण के चरम पर होते हैं, ही अपने प्रशिक्षण में सहायता के लिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करते थे। हालांकि तुलनात्मक रूप से पृथ्वी में केवल एक निर्वात स्थान जितनी ही आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इसलिए ओव की दृष्टि में शिचू जड़ी बूटी मूलतः एक चमत्कारी जड़ी बूटी थी। लाइव के चेहरे की चर्बी लगातार कांप रही थी। शिचू जड़ी बूटी की हल्की सी खुशबू के झोंके से वह सिहर उठा। आखिरकार वह उस स्वर्ग का सच्चा आभारी हुआ जिसे उसने अनगिनत बार कोसा था। आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत का अनुसरण करते हुए लव को पता चला कि शिचू जड़ी बूटी नदी के उस पार एक झाड़ी में छिपी हुई है। हालांकि वह तुरंत उसे ढूंढने नहीं गया। वह चाहे कितना भी उत्साहित क्यों न हो, उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। आखिरकार यहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो इस तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटी को पहचान सके। कहने की जरूरत नहीं कि कोई भी इसके लिए संघर्ष नहीं करेगा। लव, जो हमेशा खजाने जमा करता था, के लिए शिचू जड़ी बूटी पहले से ही उसकी थी। उसका चश्मा पानी की बूंदों से ढक गया था और उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए उसने लापरवाही से उसे उतारकर नदी के किनारे फेंक दिया और मन ही मन बुदबुदाया, ये छोटी सी चीज वाकई अजीब है। लव ने हल्के से अपनी आंखें मली और चेहरे से पानी पोंछा। उसने चारों ओर देखा और सोचा कि आधी रात को वहां कोई नहीं जाएगा। इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नदी में अपना मोटा शरीर साफ करने लगा। साफ करते हुए वह बड़बड़ाता रहा, अरे इस चर्बी से लदे शरीर को तो देखो। मुझे सच में पता ही नहीं कि ये नालायक कैसे खाता है। इतना मोटा होने तक क्या खा सकता है। मैं तो बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि वजन कम करने के बाद मैं पहले जितना सुंदर आधा भी न रहूं। दुर्भाग्य से लव के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। वह चुपचाप केवल वजन घटाने का एक मास्टर प्लान ही बना सकता था। तारांकन चीख। तारांकन। नदी में आराम से खुद को साफ कर रहे लव को अचानक ब्रेक लगने की तेज आवाज ने चौंका दिया। उसे पता था कि कोई आ रहा है। वह सहज ही नीचे झुक गया और अपना आधा सिर बाहर निकालकर नदी के किनारे हो रही किसी भी हलचल पर नजर रखने लगा। एक खूबसूरत लड़की की आकृति कार से उतरी और बेढंगे ढंग से नदी के किनारे की ओर चली गई। फिर कार का इंजन तेज हुआ और उसके तुरंत बाद वह तेजी से चल पड़ी। क्या हो रहा है? क्या वो आधी रात को नदी में कूदकर आत्महत्या करने के बारे में सोच रही है? जिंदा रहना बहुत अच्छा है। वो शायद बहुत बोर हो गई होगी तभी आत्महत्या कर रही है। रुको, क्या ये मुमकिन है कि वो मेरी शिचू जड़ी बूटी चुराने आए हो? लव चुपके से सोच रहा था और धीरे धीरे लड़की की नजरों से बचते हुए नदी के किनारे की ओर बढ़ रहा था। तारांकन दरार। तारांकन। साफ जाहिर था कि लड़की कुछ अधीर और घबराई हुई थी क्योंकि उसने लिंगयुन द्वारा नदी किनारे छोड़े गए कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। नदी किनारे दौड़ते हुए वह लड़खड़ा गई और नदी में जोर जोर से उल्टियां करने लगी। पहले जो दरार सुनाई दी थी उससे लव के चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं।
वह दर्द से कराह उठा। बस मेरा चश्मा इतना कुछ झेल चुका है, गाड़ी से कुचलने या इधर उधर फेंकने के बाद भी नहीं टूटा। फिर इस लड़की ने उस पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। हालांकि उसे अब भी चश्मा पहनना अजीब लगता था, लेकिन अगर वह इसे पहनना नहीं चाहता था तो वह इसे फेंक देता, तो फिर इस पर पैर क्यों रखे। तब तक वह लड़की के चेहरे की आकृति साफ देख सकता था। रात के धुंधले आसमान में उसका नाजुक सा चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। उसका शरीर बेदाग था, उसके उभार बिल्कुल सही जगह पर थे। रात में उसकी लंबी और पतली टांगें बेहद आकर्षक लग रही थी, खासकर क्योंकि उसने मिनीस्कर्ट पहनी हुई थी। पता नहीं क्यों, उस लड़की के कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त थे। लव के लिए यह एकदम सही एंगल था कि जब वह झुककर शौच के लिए झुकी, तो वह अपने कॉलर के नीचे जो कुछ भी छिपा रही थी, उसे देख सके। उसके लिए ये गर्म और भापदार हो रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात है। इतनी गोरी त्वचा। लव भले ही एक साधक हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उच्च नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं था। इतने सुंदर प्राणी को अपने सामने झुकाए देखकर वह उस दृश्य का आनंद लेने से तृप्त नहीं हो पा रहा था। पहले तो वह कुछ और झलकियां देखना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ हुआ। इस लड़की ने जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और संतुलन बनाए रखना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह फिसल गई और उसका शरीर आगे की ओर पानी में गिर गया। छप छप। तारांकन। लव को पसीना आ गया। मोटा होने के बावजूद उसकी लंबाई 1.8 मीटर थी, इसलिए पानी का स्तर सिर्फ उसकी बगलों तक ही पहुंच रहा था। अगर लड़की तैरना नहीं जानती थी तो डूबकर मरना तय था। उसे तुरंत जवाब मिल गया। उस खूबसूरत लड़की को तैरना बिल्कुल नहीं आता था। अचानक नदी में गिरने की घबराहट और बर्फीले पानी में दम घुटने के कारण वह मदद के लिए चीखते हुए छटपटा रही थी। वह एक नज़र में ही बता सकता था कि इस लड़की की दिलचस्प कहानी है। शुरू में तो वह किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। हालांकि वह जानता था कि अगर लड़की की चीख पुकार ने लोगों का ध्यान खींचा, तो उस पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। आधी रात हो चुकी थी और वह नंगा पानी में खड़ा था और उसके अपने कपड़े नदी के किनारे पड़े थे। लड़की अपने अस्त व्यस्त कपड़ों में पानी में छटपटाते हुए मदद के लिए पागलों की तरह चिल्ला रही थी। अगर दूसरे लोग ये देखें तो क्या सोचेंगे। लव के पास बाकी बातों पर सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। वह फौरन उस खूबसूरत लड़की के पास गया। उसने अपना बायां हाथ उसकी कमर में लपेटा और उसका सिर पानी से ऊपर उठाया, साथ ही उसके गुलाब जैसे होठों को अपने दाहिने हाथ से ढक दिया ताकि वो चीख न सके। लव को उसकी त्वचा छूने में मुलायम लगी। उसने अपनी गहरी निगाहें उसके स्तनों पर गड़ा दी। बिल्कुल सही देखा, ये सचमुच बहुत बड़ा और उचित है। अगर वह मौके का फायदा न उठाए तो वह मूर्ख ही होगा। उसने उसकी भरी हुई छातियों को गौर से देखा और इसे उसकी जान बचाने के लिए आभार और कृतज्ञता का प्रतीक माना। हालांकि लड़की को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने उसे बचा लिया। रात में उसकी बड़ी बड़ी और चमकती आंखें चमक उठीं, लेकिन डर और निराशा उसकी आंखों में भर गई। वह जोर से चीख तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसका नाजुक शरीर संघर्ष कर रहा था। पानी के नीचे अपने पैर पटकते हुए वह खुद को लव की बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। चूंकि उनका त्वचा से त्वचा का संपर्क पुनर्तः था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि यह मोटा आदमी, जो कहीं से भी आया था, पूरी तरह से नग्न था। वह छोटी सी औरत भी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके दुबले पतले और खूबसूरत शरीर से कसकर चिपके हुए थे। लव पूरी तरह नंगा था और उस लड़की के शरीर से निकलती गर्मी को महसूस कर सकता था। उसका आत्मसंयम मानो खत्म हो रहा था। कहीं से भी इस दुनिया के ये कुछ शब्द अचानक उसके दिमाग में कौंध गए। गीला शरीर, प्रलोभन। हिलना मत, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। फिर से लड़ोगी तो पानी में फेंक दूंगा। लव ने उसे डराने की कोशिश की। उसे कभी पता ही नहीं चला कि लड़कियों के साथ कैसे नरमी और परवाह से पेश आना चाहिए। मानो उसे आखिरकार लड़की का डर समझ आ गया हो, लव तुरंत अवाक रह गया। उसे लगा कि कहीं वो वाकई बुरा तो नहीं लग रहा। उसने दांत दिखाए, उसे एक दोस्ताना मुस्कान दी और धीरे से कहा, मिस, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। मेरे इरादे बुरे नहीं हैं। मैं तुम्हारे आने से बहुत पहले से यहाँ नहा रहा हूँ और तुम ही अचानक मुझे बीच में रोक रही हो। अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम चीखोगी नहीं, तो मैं तुम्हें बोलने दूंगा, कैसा रहेगा। इस खूबसूरत लड़की को भी लग रहा था कि लव वाकई उससे पहले ही यहाँ मौजूद था और पानी में गिरने के बाद उसका फायदा उठाने नहीं आया था। हालांकि वे जिस स्थिति में थे वह कुछ ज्यादा ही अंतरंग थी। उसे ये भी महसूस हुआ कि लव के शरीर के एक हिस्से में अजीब सी हलचल हो रही थी। इस तरह उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और जोर से पलकें झपकाईं। वह लिंग को भी इशारा कर रही थी कि वह अपना मुंह ढकना बंद करे। लव ने अपना हाथ थोड़ा सा हिलाया। उसे डर था कि लड़की अपनी बात से पलट जाएगी और फिर से चीखने चिल्लाने लगेगी। उनकी इस हालत में वह कभी अपना बचाव नहीं कर पाएगा। हैरानी की बात यह थी कि लड़की चीखी नहीं, बस धीरे से बोली, मैं लड़की नहीं हूं, आप प्लीज मुझे पहले पानी से बाहर निकलने दीजिए। लड़की नहीं? अगर तुम लड़की नहीं हो तो क्या तुम लड़के हो? लव थोड़ा निराश हुआ। अगर रात का धुंधला आसमान न होता तो वह देख सकता था कि लड़की पहले से ही बुरी तरह शर्मा रही थी।
हालांकि वह अपनी गोद में उस खूबसूरत लड़की को छोड़ने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, फिर भी वह लड़की को तुरंत नदी के किनारे ले आया और सावधानी से उसे जमीन पर उतारा। तुम्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है। लड़की को डर था कि वह किनारे तक उसका पीछा करेगा, इसलिए वह घबरा गई और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, वह चिल्लाने लगी। लव में अब भी थोड़ी चेतना थी। उसे उसकी प्रशंसा करने में जितना मजा आता था और अपनी स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित न कर पाने के बावजूद, उसके मन में उस लड़की के प्रति कोई और इरादा नहीं था। इस प्रकार, लड़की को किनारे तक लाने के बाद, वह पूरी ईमानदारी से पानी में ही रहा। कभी कभी, वह पानी में दुबक भी जाता था, केवल अपना सिर पानी से ऊपर रखता था। आछू, ठंडी रात की हवा ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी नंगी त्वचा को छू लिया। ठंडी हवा के एक झोंके ने केली के बेकाबू विचारों को तोड़ दिया। ठंड में अब उसे शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से वह कोट ढूंढा जिसका जिक्र लव ने किया था, उसे हल्के से दबाया और पहन लिया। कोट पहनते ही उसे बहुत गर्मी महसूस हुई। लव ने कोट की जरा भी परवाह नहीं की। वह तो बस यही चाहता था कि केली जल्दी से वहां से चला जाए, ताकि वह नदी के उस पार अपनी शिच्यो जड़ी बूटी ढूंढ सके। उसने देखा कि केली को अभी भी कुछ कहना बाकी है, इसलिए उसने जल्दी से उसे टोकते हुए कहा, मिस, मैं आपसे विनती करता हूँ। हालांकि मैं ठंड को अच्छी तरह झेल लेता हूँ, फिर भी मैं 2 घंटे से पानी में हूँ। प्लीज, मुझ पर थोड़ी दया करो और विदा लो। मैं पानी से निकलकर अपनी पैंट पहनना चाहता हूँ, ठीक है? मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगी, मैं लड़की नहीं हूँ। केली ने सोचा कि यह मोटा आदमी जानबूझकर उसे अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जब उसने उसे डांटा तो उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक आ गई। मानो उसे अचानक उन दोनों के बीच की अंतरंगता की याद आ गई हो, उसके थोड़े गुस्से भरे चेहरे पर शर्मिंदगी की एक झलक उभर आई। आखिरकार, उसने उलझन भरी नजरों से लव की तरफ देखा, पलटी और भाग गई। केली के आगे बढ़ने में देरी करने पर लव घबरा गया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक केली उसे दिखाई नहीं दी, क्योंकि वह रात में भाग गई थी। फिर, वह जल्दी से उठा और अपने कपड़े समेटे और नदी के दूसरी तरफ जाकर कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद, उसने जल्दी से अपनी बाहें फैलाकर अपनी कीमती शिच्यू जड़ी बूटी ढूंढने की कोशिश की। लव ने अपने हृदय से आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की सी झलक महसूस की। नदी किनारे झाड़ियों में पूरी तरह लेटे हुए, उसने ध्यान से चारों ओर देखा, जड़ी बूटी की खुशबू का पीछा करते हुए। यह पाया, लव कितना खुश था, अपनी रक्षा के लिए, अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए बेताब लव के लिए, एक लहलहाती शिशु जड़ी बूटी की तुलना में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि अनगिनत खूबसूरत लड़कियां भी नहीं। अध्याय 3, दरवाजे पर गुस्से से भरी लात। अनुवादक, ये नॉवेल सुपर टॉप नॉवेल चैनल द्वारा लिखा गया है। लव ने अपना विशाल नितंब बाहर की ओर निकाला। उसका मोटा शरीर जमीन पर पूरी तरह सपाट पड़ा था। बारीक घास उसके पेट में चुभ रही थी, जिससे उसमें झुंझुनी और खुजली हो रही थी, लेकिन उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसका सारा ध्यान शिच्यू जड़ी बूटी पर केंद्रित था। लव, जिसे साधना जगत में कभी किसी प्रकार के खजाने के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी थी, उत्साह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि घटती आध्यात्मिक ऊर्जा वाले इस ग्रह पर इस तरह की आध्यात्मिक जड़ी बूटी होगी। शिच्यू जड़ी बूटी से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के अंशों को संतुष्टिपूर्वक ग्रहण करते ही उसे तुरंत ताजगी का एहसास हुआ। उसे यह जानने के लिए जानबूझकर गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस शिच्यू जड़ी बूटी में 7 अलग अलग पौधे हैं। शिच्यू जड़ी बूटी हमेशा एक ही समय में 7 अलग अलग पौधों के रूप में उगती थी और हर पौधे में 7 पत्तियां होती थीं। ये बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश से प्राप्त सुगंध पर निर्भर रहती थी, जब तक कि हर एक पत्ती पर 7 पीले भूरे रंग के धब्बे नहीं पड़ जाते। ये तब माना जाता था जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाती थी। अगर कोई रसायन विद्या से परिचित हो, तो शिच्यू जड़ी बूटी से शिच्यू गोली बनाई जा सकती थी। संयोग से, कीमिया के विशेषज्ञ होने के नाते, लव की विशेषज्ञता औषधि मिश्रण बनाने में थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह एक पूरी तरह से परिपक्व शिच्यू पौधे से कुल 49 शिच्यू गोलियां बना सकता है। बेशक, अगर वह गोलियां बनाना चाहता था, तो उसे कम से कम क्यूई साधना चरण स्तर 1 में होना जरूरी था। हालांकि, अपनी वर्तमान स्थिति में वह शारीरिक संयम चरण स्तर 1 में भी नहीं था। इसलिए, शिच्यू जड़ी बूटी से गोलियां बनाने का विचार एक भयावह सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। लव ने पाया कि शिच्यू जड़ी बूटियों के 7 पौधे अभी भी विकास की अवस्था में हैं। उन्हें पूरी तरह से परिपक्व होने में लगभग 2 महीने और लगेंगे। परिपक्व शिच्यू जड़ी बूटी से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा 5 से 7 गुना ज्यादा प्रबल होगी। हालांकि, ये केवल 7 दिनों तक ही जीवित रह पाएगी। अगर जड़ी बूटियों की समय पर कटाई नहीं की गई, तो ये 7 दिनों के बाद पूरी तरह से मुरझा जाएगी। मुरझाने के बाद आध्यात्मिक ऊर्जा के लुप्त हो जाने पर, ये किसी भी अन्य सामान्य मुरझाए हुए पौधे से अलग नहीं रहेगी। हालांकि, लव के लिए इससे कोई समस्या नहीं थी। वह शिच्यू जड़ी बूटी की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीधे अवशोषित कर सकता था, हालांकि तब तक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा वातावरण में फैल चुका होता। थोड़ी सी मात्रा के साथ भी, ये लव के लिए बेहद उपयोगी थी, जो अपनी गहन शारीरिक साधना शुरू करने वाला था। कुछ ही समय बाद, लव कार दुर्घटना के बाद हुए अत्यधिक रक्तस्राव से पूरी तरह उबर गया। उसके पीले चेहरे पर एक स्वस्थ लालिमा छा गई, उसे लगा जैसे उसका शरीर ऊर्जा से भर गया हो।
बस ये क्रिया थोड़ी अश्लील लग रही थी। दुर्भाग्यवश इस शरीर की अस्थि क्षमता बहुत कम है और यह केवल थोड़ी सी आध्यात्मिक ऊर्जा ही संग्रहित कर सकता है। आधे घंटे बाद लव अनिच्छा से उठ बैठा, उसकी नजरें अभी भी शिच्यू जड़ी बूटी पर टिकी थीं। उसका मन अनिच्छा से भरा हुआ था। इससे उनके गहन प्रशिक्षण के विचार को बल मिला। शिच्यू जड़ी बूटी के पूरी तरह से परिपक्व होने से पहले मुझे फिजिक टेम्परिंग स्टेज के चरम स्तर तक पहुंचना होगा। लव ने खुद से वादा किया कि वह शिच्यू जड़ी बूटी की हरी पत्तियों को ध्यान से सहलाएगा जैसे कि वह एक नवजात शिशु हो। उसे पूरा विश्वास था कि शिच्यू जड़ी बूटी की मदद से वह 2 महीने के अंदर फिजिक टेम्परिंग स्टेज लेवल 9 में जरूर पहुंच जाएगा। यही एकमात्र तरीका था जिससे वह उस अनजान विशेषज्ञ से खुद को बचा सकता था जिसने उसकी मेरिडियन को बेकार कर दिया था। अपने मेरिडियन के बारे में उसे पहले से ही पता था कि उसे पूरी तरह से कैसे ठीक किया जाए। उसे शिच्यू जड़ी बूटी के पूरी तरह परिपक्व होने पर उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके क्यूई साधना चरण स्तर 1 तक पहुंचना था। इसके बाद उसे जड़ी बूटी से बनी कुछ शिच्यू गोलियां और एक विशेष पवित्र उपचार तकनीक का सेवन करना था। उसके बाद उसका मेरिडियन बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। चूंकि वह शिच्यू जड़ी बूटी की आध्यात्मिक ऊर्जा को और अधिक अवशोषित करने में असमर्थ था, लव बस खड़ा हुआ और जड़ी बूटी से कहा, अब तक प्रिय, मैं आज रात तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त करने के बाद कल हमारी मुलाकात के लिए वापस आऊंगा। जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, वे तो ये भी मान लेते थे कि वह अपनी प्रेमिका को विदाई दे रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद लव ने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस किया। कार दुर्घटना स्थल से निकलते समय उसने पहले की तुलना में 2 गुना ताकत महसूस की। वह अपना सिर ऊंचा करके और मुट्ठियां लहराते हुए चला गया। एक सामान्य 18 वर्षीय युवक में इतनी ही ताकत होनी चाहिए। नदी के किनारे कुछ 100 मीटर चलने पर लव को एक छोटा सा पुल दिखाई दिया, जो उसे असली सड़क तक ले गया। ये सड़क स्कूल से कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। लव जल्द ही स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। किंग हाई स्कूल का गेट अप्रत्याशित रूप से बंद था। उसने मुख्य द्वार से अंदर जाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने लापरवाही से दरवाजे का निरीक्षण किया और आगे बढ़ गया। उसने रेलिंग के पार एक चौड़ा खेल का मैदान देखा जो शांत और बिल्कुल खाली था। दीवार फांदने के लिए यह उसके लिए एकदम सही जगह थी। कुछ दिन पहले दीवार फांद कर गिरे कमजोर लव की शर्मनाक घटना याद आते ही उसके लिए खुद को असहाय महसूस करना नामुमकिन था। वह दीवार फांद कर सीधा लड़कों के हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। लड़कों के छात्रावास का मुख्य द्वार भी बंद था, इसलिए लव को लड़कों के छात्रावास के लोहे के गेट की ओर मुड़ना पड़ा। जोर से डांग तारांकन चिल्लाते हुए लव छात्रावास में कूद गया। लड़कों के हॉस्टल का वार्डन बहुत पहले ही सो गया था। अगर वह पूरी तरह जाग भी रहा होता तो भी उसे कोई परवाह नहीं होती। हाई स्कूल में छात्रों का लोहे के गेट फांद कर आधी रात के बाद हॉस्टल लौटना आम बात थी, यहां तक कि लड़कियों के लिए भी। लव ने अपना संतुलन बनाए रखा। उसने अपने हॉस्टल की तरफ देखा और कुछ कमरों से रोशनी की कुछ झलकियां आती देखीं। उसे समझ आ गया कि ये कॉलेज की आगामी प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र हैं। उसे साधना जगत में बिताए अपने दिनों की याद आ गई, जब उसे बाहरी संप्रदाय के शिष्य से आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए दिन रात गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता था। उसने आह भरी। प्राकृतिक चयन, ऐसा लगता है जैसे हर दुनिया एक जैसी है। उसके विचार वहीं रुक गए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ गई और वह लड़कों के हॉस्टल के उस दरवाजे से, जो कभी बंद ही नहीं होता था, दबे पांव अंदर घुसा। वह हॉस्टल में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। हॉस्टल के हर कमरे से आती खर्राटों की आवाजें, नींद में बातें करने की आवाजें और दांत पीसने की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। लव हॉस्टल 305 की ओर बढ़ा और धीरे से दरवाजा धकेला। फिर भी दरवाजा नहीं खुला, साफ जाहिर था कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसके चेहरे का भाव गहरा गया और उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाजा बंद ही रहा। लव ने भौहें सिकुड़ी और जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। तभी हॉस्टल के अंदर एक लड़का पहले से ही मौजूद था जो दस्तक सुनकर जाग गया। वह सीधा बैठ भी गया और उसे पता था कि दरवाजे के बाहर लव ही है और वह उसके लिए दरवाजा खोलना चाहता था। फिर भी वह वहीं बैठा अपने फैसले पर विचार कर रहा था। उसका नाम रिहाना था। कल रात बत्ती बुझने से पहले हॉस्टल 305 के मुखिया वे आयन ने लव को सबक सिखाने की सलाह दी। अगर वह बत्ती बुझने से पहले वापस नहीं आया तो वे दरवाजा बंद करके उसे अंदर आने से मना कर देंगे। इस बुरे सुझाव ने हॉस्टल के 3 अन्य साथियों को तुरंत मंजूरी दे दी, जो आमतौर पर लव को बुरा समझते थे। वे उसे शर्मिंदा होते देखने के लिए बेताब थे। केवल रेहान, जो आमतौर पर लव पर दया करती थी, ने इस विचार का कमजोर खंडन किया। मुझे लगता है कि यह उतना अच्छा नहीं है ना? हम सभी सहपाठी हैं और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा बस आने ही वाली है। आयन ने रेहान की ओर तिरस्कार से देखा और कहा, वह कमीना कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रहा है। मैं शुक्रगुजार होऊंगा अगर उसने हमारी कॉलेज प्रवेश परीक्षा खराब न की हो। गू, जो लव के ऊपर वाली चारपाई पर सोता था, हंसते हुए बोला, रेहान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
लव हमेशा से ही अपने नतीजों के मामले में हमारी कक्षा में सबसे निचले 3 नंबरों में से एक रहा है, और कॉलेज की प्रवेश परीक्षा बस 2 महीने दूर है। तुम उससे क्या नतीजे आने की उम्मीद कर रहे हो? चारों छात्रों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के मन की बात जानते हुए जोर से हंस पड़े। चाय हनलिन लव का बचाव करना चाहता था, लेकिन वह खुद जानता था कि अगर लव ने पिछले 2 महीनों में बहुत मेहनत भी की हो, तो भी वह किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकेगा। आयन गू की बात मानकर बेहद खुश हुए और बोले, आज रात के सेल्फ स्टडी सेशन के बाद वो मोटा लव शान के पीछे पीछे बाहर चला गया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने बदसूरत चेहरे के साथ हमारी क्लास की उस कैंपस बैले का पीछा कर रहा है? उसे खुद पर गौर करना चाहिए। सब जानते थे कि शान किंग हाई स्कूल की 3 कैंपस सुंदरियों में से एक थी। ये स्वाभाविक ही था कि 12वीं से 6ठी कक्षा तक के कई लड़के, यहाँ तक कि पूरा स्कूल, अपने सपनों की देवी, उस पर फिदा था। रेहान के दिमाग में कुछ कौंधा। वह जानता था कि लव ने शान पर क्रश करके आयन को नाराज कर दिया है, क्योंकि लव ने हॉस्टल में पहले ही बता दिया था कि वह उसे रिझाना चाहता है। हालांकि आयन पास के ही कस्बे से था, उसका परिवार काफी संपन्न था और उसके नतीजे लगातार कक्षा में अव्वल 5 में आते थे। किंग हाई स्कूल, जो विद्वानों को पैदा करने के लिए बदनाम था, में इस तरह के नतीजे आना वाकई आश्चर्यजनक माना जाता था। इसके अलावा वह काफी आकर्षक भी था, इसलिए कैंपस की उस सुंदरी से प्रेम करने में उसकी रुचि होना स्वाभाविक था। अगर यह न होता तो वह बहुत पहले शान को एक प्रेम पत्र लिख चुके होते। दयालु घोड़ों पर सवारी की जाती है और अच्छे लोगों को धमकाया जाता है। सच कहूं तो लव बहुत कमजोर था। दस्तक तेज होती गई। वे त्यानगान और गू स्वाभाविक रूप से दस्तक से जाग गए। वे सभी जानते थे कि बाहर लव दस्तक दे रहा है। फिर भी वे सभी अपने बिस्तर पर बैठे रहे और हॉस्टल के दरवाजे को आत्मसंतुष्ट भाव से देखते रहे। हालांकि आयन भी उलझन में था। लव के डरपोक स्वभाव को देखते हुए अगर वह दरवाजा खटखटाता और काफी देर तक कोई जवाब नहीं देता, तो वह दोबारा दस्तक देने के बजाय हॉस्टल के दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता। इस बार उसके हार मानने का कोई संकेत क्यों नहीं था? रेहान को लगा कि दस्तक तेज होती जा रही है, मानो सीधे उसके दिल पर दस्तक दे रही हो। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और बिस्तर से उठने ही वाला था। तुम्हारी हिम्मत दरवाजा खोलने की? आयन, जो सबसे ऊपर चारपाई पर था, उसने चाय हनलिन को तिरछी नजर से देखा और उसे धमकी दी। अरे, आधी रात हो गई है, दरवाजा खटखटाना बंद करो। सामने वाले हॉस्टल के लड़के भी जाग गए थे और जोर जोर से शिकायत कर रहे थे। लव को साफ पता था कि उसके हॉस्टल के सभी साथी तब तक पूरी तरह जाग चुके थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दरवाजा बंद रखा था। वह खुद को थोड़ा गुस्से से भर पाया। शिच्यू जड़ी बूटी मिलने से उसका अच्छा मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। मैं देख रहा हूं कि तुम लोग मुझे धमकाने के आदी हो गए हो। लव ने खुद का मजाक उड़ाया और दस्तक देना बंद कर दिया, लेकिन इसके बजाय 3 कदम पीछे हट गया। उसने गहरी सांस ली, 2 कदम दरवाजे की ओर दौड़ा और अपने दाहिने पैर से दरवाजे पर लात मारी। तारांकन फीका। तारांकन। एक लात से दरवाजा खुल गया। दरवाजा किसने बंद किया? लव रौबदार और डराने वाले अंदाज में सीधे हॉस्टल में घुस गया। उसकी नज़र कमरे में इधर उधर घूमी और आखिरकार उसकी नज़र आयन पर पड़ी, जो सबसे ऊपरी चारपाई पर बैठा था। भले ही वह इन लोगों के नाम याद नहीं कर पा रहा था, फिर भी लव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि जो व्यक्ति उसके प्रति सबसे अधिक शत्रुता रखता था, वह व्यक्ति था जो तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ सबसे ऊपरी चारपाई पर बैठा था। हॉस्टल में सन्नाटा छा गया। आयन और गो और बाकी लोग, जिनमें रेहान भी शामिल था, लव के असामान्य व्यवहार से स्तब्ध थे। अध्याय 4, कदम और थप्पड़। अनुवादक शिवम हरसौलिया द्वारा नॉवेल लिखा गया है। सिर्फ वे ही नहीं, आसपास के हॉस्टलों के सभी लोग तेज आवाज से जाग गए। कुछ जिज्ञासु छात्र भी यह जानने के लिए अपने हॉस्टलों से बाहर आ गए कि क्या हो रहा है। अरे, हॉस्टल 305 में फिर से कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो देखते हैं कि उस मोटे लव के साथ फिर से कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है। बगल वाले हॉस्टल का एक जिज्ञासु लड़का बाहर निकला और अपने हॉस्टल के साथियों को बताने के लिए वापस अंदर चला गया। उस बेवकूफ को तो वैसे भी रोज गालियां मिलती हैं, इसमें क्या दिलचस्प है? उसके हॉस्टल के साथी ने सुना कि लिंग यून को फिर से धमकाया जाने वाला है और उसने तुरंत सारी दिलचस्पी खो दी और वापस लेट गया। छात्रावास कक्ष 305। लव को आखिरकार एक पल के सदमे के बाद होश आया। अगर उसकी आंखों के सामने ये घटना न घटी होती, तो उसे यकीन ही नहीं होता कि लव दरवाजा लात मारकर अंदर घुसने की हिम्मत कर सकता है। स्कूल में सब जानते थे कि लव का व्यक्तित्व डरपोक है और उसे धमकाना सबसे आसान है। गोरा, 1.8 मीटर लंबा और 100 किलो से ज्यादा वजन वाला, 10वीं कक्षा का कोई भी छात्र उसके मुंह पर उसे बेइज्जत करने की हिम्मत कर सकता था। मोटे सुअर, शाबाश। उन कुछ घंटों में क्या हुआ जब तुम गायब थे? अचानक से तुम्हें दरवाजा लात मारकर तोड़ने की हिम्मत आ गई। हालांकि आयन को नहीं पता था कि लव को किस बात ने उकसाया था, फिर भी वह लव से बिल्कुल भी परेशान नहीं हो सकता था। तब तक गू भी सदमे से उबर चुका था। उसके दिमाग में एक झटका आया और उसने आयन की बात से तुरंत सहमति जताई। अरे मोटे, क्या तुमने कल रात का शान के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और किसी और ने तुम्हें मुक्का मार दिया? हाँ हाँ, तुम्हारा चश्मा और कोट क्यों गायब है?
मुझे मत बताना कि तुमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी और लोगों ने तुम्हें पीटकर सबूत के तौर पर तुम्हारा सामान छीन लिया। गू भले ही कुछ भी इशारा नहीं कर रहा था, लेकिन हो सकता है किसी और ने अनजाने में ही कोई मतलब निकाल लिया हो। ये सुनते ही आयन का चेहरा एक भद्दे भाव में बदल गया और वह अंदर ही अंदर उबलने लगा। उसने बस इतना देखा कि लव कमर से ऊपर आधा नंगा था। क्या इस आदमी ने सचमुच अपनी देवी को अपवित्र कर दिया था? इतनी देर रात तक हम सबको जगाने के अलावा तुम्हारी हिम्मत दरवाजा लात मारने की भी है। मुझे लगा कि तुम्हारे बदन में खुजली होने लगी है ना? क्या तुम्हें मेरी अच्छी पिटाई चाहिए? बात करने वाला लड़का मोहन था। उसकी लंबाई मुश्किल से 1.7 मीटर थी और वह दुबला पतला था। हालांकि इस बच्चे का स्वभाव बहुत खराब था। उसका पसंदीदा शौक लव को धमकाना था। लव और मोहन दोनों नीचे वाली चारपाई पर सोते थे, जबकि बाकी लोग उसी दिशा में मुंह करके सोते थे। वह जानबूझकर लव के चेहरे की ओर पैर करके सोता था। उस समय लव ने मोहन की तरफ मुंह करके देखने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसने यह विचार रखा, मोहन ने उसे अच्छी तरह से पीट दिया। कई दौर की लड़ाई के बाद लव के पास अपनी दुर्दशा स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अरे, उसकी पैंट से अभी भी पानी टपक रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने उसके कबूलनामे को ठुकरा दिया हो, इसलिए उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने का फैसला किया? कल तो कितना मजा आएगा। किंग हाई स्कूल में नंबर 1 फेल होने वाले को स्कूल की सबसे होशियार और खूबसूरत लड़की ने ठुकरा दिया और उसने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये कितनी बड़ी खबर होगी। ओली, जो रेहान के ऊपर वाले बंक में थे, ने शांति से अपना चश्मा लगाया और यह सब कहने से पहले चारों ओर देखा, जैसे कि उन्हें लगा हो कि स्थिति पर्याप्त अराजक नहीं थी। तब तक पड़ोसी हॉस्टलों के जागे हुए छात्र हॉस्टल 305 के बाहर हंगामा देखने के लिए जमा हो चुके थे। ओली की बात सुनकर वे जोर जोर से हंसने लगे। ओली की बात सुनकर आयन को थोड़ी राहत मिली। उसने ये भी देखा कि लव जिस जगह खड़ा था, वह उसकी पैंट से टपकते पानी से पहले से ही गीला था। उसने लव के व्यक्तित्व पर गौर किया और सोचा कि ऐसा होना बहुत मुमकिन है। लेकिन जैसे ही आयन ने सोचा कि लव में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी ही क्रश, कैंपस की खूबसूरत लड़की शान से अपने प्यार का इजहार कर सके, वो तुरंत ईर्ष्या से भर गया। लव की हिम्मत कैसे हुई कि वो उसी देवी का अनादर करे और उसका फायदा उठाए, जिसे वो खुद अपवित्र करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस बार उसे उसे एक उचित सबक सिखाना जरूरी था। एक हिंसक सबक, वरना ये परंपरा के विरुद्ध होगा। उसने ओली और गो को देखा, जो ऊपर वाली चारपाई पर थे और उसे पता था कि उन दोनों के भी विचार उसके जैसे ही हैं। उसके हाव भाव तुरंत निर्दयी हो गए और उसने एक भयावह हंसी निकाली। बातचीत सुनकर रेहान बिस्तर से उछल पड़ा और बिना जूते पहने ही लव के पास गया और उसकी चिंता जाहिर की। लव, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारा चश्मा और कोट कहाँ हैं? तुम्हारी पैंट गीली क्यों है? क्या तुम ठीक हो? लव ग्रामीण इलाकों से थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लगन से पढ़ाई की और अपनी काबिलियत के दम पर किंग हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके नतीजों ने उन्हें लगातार अपनी कक्षा में टॉप 10 में रखा। हालांकि उनका कद छोटा था और वे दुबले पतले थे। उनके सहपाठियों द्वारा उन्हें तंग किया जाना लाजमी था और इसीलिए वे लव के साथ सहानुभूति रख सकते थे, जो भी अक्सर बदमाशों का निशाना बनता था। लोग, जो अभी अभी इस दुनिया में आया था, को आखिरकार सच्ची परवाह और चिंता का एहसास हुआ। उसने रेहान की ओर सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। फिर उसने जल्दी से अपना सिर ऊपर उठाया और आयन की तरफ देखते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, बताओ, दरवाजा किसने बंद किया था? क्या तुमने? अरे, लगता है तुम सच में हिम्मत हार बैठे। हमारे हॉस्टल में रहने वाले सुअर की हिम्मत हमसे ऐसी बात करने की है। मोटे सुअर, सुनो, मैं तुम्हें एक बार और सच बता रहा हूँ। दरवाजा मैंने ही बंद किया था। तुम क्या कर सकते हो? आयन ने ऊपर वाली चारपाई से नीचे उतरते हुए कहा। लव की बात सुनकर वह पूरी तरह से भड़क गया। उसके पैर जमीन पर पड़ते भी नहीं थे कि उसे लगा कि किसी मांसल हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली है और उसका शरीर ऊपर उठ गया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, लव ने उसे जमीन पर पटक दिया। आयन को उम्मीद नहीं थी कि लव उसके साथ मारपीट करेगा। पीठ के बल गिरते ही वह दर्द से कराह उठा। इसके अलावा उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए थे और जमीन बर्फ की तरह ठंडी थी। आयन के संभलने से पहले ही लव ने अपना पैर उठाया और कीचड़ से सने अपने जूते सीधे उसकी छाती पर रख दिए। आयन के संघर्ष और आसपास के सदमे में डूबे छात्रों की चीख पुकार से बिल्कुल बेपरवाह। वह मुस्कुराता रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? बस तुम पर पैर रख दूं। छात्रों के होश उड़ गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। गो और ओली अपने बिस्तर से उठकर आयन के साथ मिलकर लव की पिटाई करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सामने का दृश्य देखकर वे भी स्तब्ध रह गए थे। मोहन बार बार अपनी चकराती आंखों को जोर से रगड़ रहा था। क्या ये सब एक सपना है? लव अपने साथियों के कष्टों के बीच रोमांचित था। हालांकि उसका शरीर अभी भी मोटा था, फिर भी क्लेश अवस्था में बची हुई अमर आध्यात्मिक ऊर्जा के शुद्धिकरण के बाद उसका पूरी तरह से पुनर्जन्म हो गया था। उसकी निकट दृष्टि पूरी तरह से गायब हो जाने के अलावा उसके शरीर की सभी गुप्त बीमारियां गायब हो रही थीं और उसकी मेरिडियन भी लगभग 70% तक ठीक हो गई थी।
इसके अलावा शिशु जड़ी बूटी से प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उसका शरीर अब बैल जैसा मजबूत हो गया था। ये बताने की जरूरत नहीं थी कि वह मानव शरीर के मेरिडियन और एक्यूपंक्चर बिंदुओं से पूरी तरह परिचित था। सिर्फ अपनी ताकत के बल पर हॉस्टल में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। रेहान का दिल उस समय हिल गया जब उसने लव को एक विनम्र भेड़ से एक खूंखार जानवर में बदलते देखा। उसने आयन की ओर देखा, जो हमेशा इतना कृपालु रहता था, लव के पैरों तले संघर्ष कर रहा था। वह खुद को उसके लिए बुरा महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने बुदबुदाया, लव। लव को रेहान का अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने हाथ हिलाकर कहा, इससे दूर रहो। मैं आज उनसे उनका कर्ज चुकाने वाला हूँ। लव को शिशु जड़ी बूटी संयोग से मिल गई थी और उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने शुरू में सोचा था कि वह हॉस्टल लौटकर अच्छी नींद लेगा और सब कुछ एक तरफ रख देगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वापस आते ही दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या वे अब भी सोचते थे कि लव एक बेकार काया है? यह उनके लिए अपने पुराने और नए दोनों तरह के कर्ज चुकाने का एकदम सही समय था। आयाम को लव ने अचानक जमीन पर पटक दिया था और फिर इतने सारे लोगों के सामने उसकी छाती पर जोर से पैर रख दिया था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और वह लगातार संघर्ष करता रहा। उसने अपने हाथों से लव के पैरों को धकेल कर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन लव का पैर मानो किसी कील से जमीन पर धंस गया था। लाख कोशिश करने के बाद भी वह एक इंच भी हिल नहीं पा रहा था। चाहे हॉस्टल में मौजूद छात्र हों या दरवाजे से देख रहे लोग, उनकी आंखें अनायास ही झपक गईं। अपनी आंखों के सामने घट रही इस घटना को देखकर उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। स्कूल परिसर में लड़ाई झगड़ा आम बात थी, लेकिन किसी को सिर्फ एक पैर से जमीन पर गिरा देना सचमुच दुर्लभ बात थी। लव कब से इतना निडर हो गया? सबके मन में एक ही सवाल था। अरे, ये मोटा पागल हो गया है। गु, मोहन जल्दी से आओ और इसकी पिटाई करो। किसका इंतजार कर रहे हो? आयन के चेहरे पर एक भयंकर भाव था और वो उनसे मदद के लिए चिल्ला रहा था। हालांकि गु एक ऐसा व्यक्ति था जो ताकतवरों से डरता था और कमजोरों को धमकाता था। उसने साफ देखा कि लव ने अकेले ही कम से कम 60 किलो वजन वाले आयन को उठाकर जमीन पर पटक दिया था। बेशक वह ऐसे में कोई भी अतार्किक काम नहीं करना चाहता था। दूसरी ओर मोहन को लगा कि लव की पीठ उसकी ओर होने से उसके पास एक मौका है। उसकी आंखों में एक निर्ममता की झलक लिए वह चुपचाप अपने बिस्तर से नीचे उतरा और ऊपर चला गया। श्योर, लव ने थोड़ा जोर से कदम बढ़ाया और आयन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी आंखें भर आईं। उसके लिए एक और शब्द बोलना नामुमकिन था। लव ने अपना सिर नीचे करके आयन को देखा, जो जमीन पर पड़ा था और संघर्ष करना छोड़ चुका था। फिर उसकी नजरें गो और ओली पर एक व्यंग्यात्मक भाव से घूमी और आखिरकार दरवाजे पर जाकर रुक गईं। मुझे लगता है तुम लोगों ने इन 2 सालों में मुझे काफी परेशान किया होगा, है ना? अगर तुम लोग हद से ज्यादा नहीं करते तो मैं बस सह लेता और भूल जाता। लेकिन तुम लोगों ने तो हॉस्टल का दरवाजा बंद करके मुझे आज रात अंदर आने से मना कर दिया। अगर मैं ये सब सहता रहा तो क्या तुम लोग आगे चलकर मेरे सिर पर ही मलमूत्र नहीं गिराओगे? दरवाजे से खड़े बाकी सभी लोगों ने लव की आवाज सुनी। वे मन ही मन सोचने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि आयन और उसके दोस्तों ने जो किया वह असल में थोड़ा ज्यादा ही था। लव चाहे कितना भी कमजोर और बेकार क्यों ना हो और आप उसे कितना भी परेशान करना चाहें, फिर भी आपको उसे हॉस्टल लौटने से नहीं रोकना चाहिए, है ना? आखिरकार उसने वहां रहने के लिए पैसे तो दिए ही थे। लव का स्वभाव भी ऐसा ही था। अगर कोई उसे इस तरह परेशान करता तो वह उससे मरते दम तक लड़ता। जिंदगी ऐसी ही थी। अगर आज रात लौटा असली लव होता तो दरवाजा खटखटाना छोड़ देता और सूर्योदय तक बाहर ही रहता। उसकी हिम्मत तो डकारने की भी नहीं होती। अगर लोगों को इस बारे में पता चलता तो वे हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाते और उसे अपमानित करते। लेकिन किसी ने ये सोचना भी नहीं छोड़ा कि अगर भूमिकाएं बदल दी जाती और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता तो क्या होता। हालांकि आज रात लव ने एक मजबूत निर्विरोध शक्ति के रूप में पलटवार किया जिसका कोई भी जवाब नहीं दे सका। स्वाभाविक रूप से दूसरे लोग सोचेंगे कि अगर वे होते तो वे भी पूरी ताकत से लड़ते। शायद वे और भी जोरदार तरीके से पलटवार करते। आह, मैं समझ गया कि क्या हुआ। आयन वाकई बहुत ज्यादा था। अगर उन्हें धमकाया जाए तो खरगोश भी काट लेंगे। दरवाजे पर खड़े लोग लव के साथ हो रहे अन्याय का बचाव करने लगे। तुम लोगों ने शो देख लिया। जो देख चुके हो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दरवाजा बंद करना मत भूलना। तुम यहाँ आ जाओ। लव ने दरवाजे पर खड़े जिज्ञासु छात्रों की ओर ठंडी निगाह से देखा और मोहन की ओर इशारा किया। मोहन, जो अभी भी अपने सूजे हुए गालों को पकड़े हुए था और दरवाजे तक पीछे हट गया था, से हर उठा। वह दूसरे राउंड के लिए तैयार नहीं था। अध्याय 5, एक छोटी सी सजा। अनुवादक सुबकरिबे सुपर टॉप नॉवेल चैनल। दरवाजे पर खड़े जिज्ञासु छात्रों ने लव के दबंग और दबंग अंदाज को देखा। वे सब हैरान थे कि लव इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर बैठा और इसलिए वे उसे उकसाने से हिचकिचा रहे थे। उनके पास वहां से निकलकर अपने हॉस्टल वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये सचमुच एक भीड़ से एक खूंखार बाघ में तब्दील हो गया था। लव, जिसे हाई स्कूल में कदम रखने के बाद से 2 साल तक सब परेशान करते रहे थे, अचानक भड़क उठा।
यहाँ तक कि उसने आयन पर पैर रखने और जिया मेंग को थप्पड़ मारने की भी हिम्मत की। ये स्कूल में वाकई एक बड़ी और सनसनीखेज खबर थी। मोहन को और भी डर लगा जब उसने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है और वह बहुत हिचकिचा रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कायरता से बोला, रेहान, हम सहपाठी हैं, है ना? लव के साथ तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं। प्लीज उसे थोड़ा रोक लो। मुझे फिर से कोई चोट नहीं लग सकती। मोहन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह असल में स्कूल में पढ़ने वाला एक किशोर ही था। उसे दूसरों को धमकाना ठीक लगता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जब उसकी बारी आएगी तो वह डरेगा नहीं। हालांकि वह लोगों को चुनने में माहिर था। वह जानता था कि अगर हॉस्टल में कोई एक व्यक्ति उसे बचा सकता है तो वह निश्चित रूप से रेहान ही है। लव ने तिरस्कार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुम्हें रेहान से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सचमुच तुम्हें पीटना चाहता तो कोई मुझे रोक नहीं पाता। किसी से भीख मांगना बेकार होगा। दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ। ये कहते हुए उसने आयन की छाती से अपना पैर हटा लिया। फिर उसने जिया मेन को, जो अभी भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, आदेश दिया, उसे उठाने में मदद करो। वैसे भी वे लगभग 3 साल से हॉस्टल में साथ रह रहे थे। लव बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, खासकर क्योंकि कॉलेज की प्रवेश परीक्षा बस आने ही वाली थी। उसने सोचा कि उसे अच्छी तरह डरा देना ही काफी होगा। तुम दोनों सोने का नाटक करना बंद करो। क्या तुम्हें जरूरत है कि मैं ऊपर जाकर तुम्हें खुद नीचे बुलाऊं? लोब ने ऊपर देखा और ऊपर वाली चारपाई पर बैठे गु और ओली से लापरवाही से कहा। गु पश्चाताप से भर गया था और आयन को श्राप देकर उसकी मौत का श्राप देना चाहता था। मजाक और ताने मारने के सामान्य तरीके थोड़े मनोरंजन के लिए काफी थे। उसे दरवाजा बंद करने जैसा घटिया विचार क्यों सूझा? चाहे आप किसी से भी पूछें, यह विचार अस्वीकार्य था। हाय, आज रात इस आदमी को क्या हो गया? यह अचानक इतना हिंसक क्यों हो गया? चाहे उसके मन में कुछ भी चल रहा हो, अब जब लव ने उसे खास तौर पर बुलाया था तो वह अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता था। वह अजीब सी हंसी हंसते हुए बिस्तर से लुढ़क गया। उसने लव की चापलूसी करने की कोशिश की। हे लिंग यून मेरे भाई, तुमने मुझे बुलाया था, मैं अभी नीचे जा रहा हूँ। ओली ने ये सुनते ही आंखें घुमाईं। लव के पिछले उपनाम, जैसे मोटा सुअर और बेकार का चरा, ये सब गु ने ही दिए थे। अब पलक झपकते ही उसने लव को अपना भाई कह दिया। गु वाकई पक्ष लेने में माहिर था। हालांकि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पहले वह कभी कभार ही लव का मजाक उड़ाता था, लेकिन जानबूझकर उसे धमकाता नहीं था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि हॉस्टल में बाकी सभी लोग लव को धमकाते थे और उसे डर था कि अगर वह भी इसमें शामिल नहीं हुआ तो ऐसा लगेगा कि वह मर्दाना नहीं है। इसलिए वह बस यूं ही चलता रहा। हालांकि वह आज रात की घटना में शामिल था, लेकिन वह सिर्फ एक साथी था, मुख्य अपराधी नहीं। लव के बोलने के लहजे से लग रहा था कि वह बात को ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। इसलिए वह बिना कुछ कहे बिस्तर से उठ गया। लव से थप्पड़ खाने के बाद जिया मिंग बहुत डर गया था। अब वह जानता था कि भविष्य में लव को फिर कभी परेशान नहीं करना चाहिए। लव अपने बिस्तर के पास लौटा और बिस्तर पर बैठने से पहले चादर उठाई। जैसे ही वह बैठा, बिस्तर तुरंत धंस गया और लगातार चरमराने लगा। उसने लापरवाही से उन 4 लोगों को देखा जो उसके सामने कांपते हुए खड़े थे। उसने उनकी आंखों में डर महसूस किया और उसे एहसास हुआ कि उसने अपना दबदबा कायम करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, इधर उधर मत खड़े रहो। कहीं भी बैठ जाओ। चलो अच्छी बातें करते हैं। गु, मुझे याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो मेरे लिए ऊपरी चारपाई पर सोने की व्यवस्था थी, है ना? लव ने पिछली बातचीत से पहले ही उनके नाम का अनुमान लगा लिया था। गु को उम्मीद नहीं थी कि लव सबसे पहले उसी से बात करेगा। वह मुश्किल से बैठा और फिर जल्दी से खड़ा हो गया। उसने एक अतिशयोक्तिपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया, लव मेरे भाई, ये सब मेरी गलती है। देखते हैं, अगर हम इसे वापस बदल दें तो क्या होगा। मैं अभी अपना बिस्तर समेटता हूँ। वह बोलते हुए बिस्तर से उठने की तैयारी कर रहा था। अपनी गांड नीचे कर। लव को ये बहुत मजेदार लगा। उसे पिछले लव के लिए बुरा लगा। काश उसने पहले भी कम से कम एक बार अपने लिए आवाज उठाई होती तो उसे इतना परेशान न किया जाता। मैं तुम्हारे साथ बिस्तर नहीं बदलना चाहता। असल में मुझे डर है कि कहीं मैं बिस्तर तोड़कर तुम्हें कुचल न दूं। मैं तुम लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चले कि अगर मैंने तुम लोगों द्वारा अतीत में मेरे साथ किए गए कामों की परवाह नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब मुझ पर हावी हो सकते हो, समझे? लव को आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ऊपर वाली और नीचे वाली चारपाई कौन लेगा। वह बस गो को ये बताना चाहता था कि वह कहाँ खड़ा है। किशोरावस्था में किसे कभी धमकाया नहीं गया, और किशोरावस्था में किसने कभी दूसरों को धमकाया नहीं। लव अपने तौर तरीकों को लेकर स्पष्ट था। वह बदले में उन्हें धमकाने की हद तक नहीं जाता था। मैं समझता हूँ, लव। उस समय सब मेरी ही गलती थी। मुझे उम्मीद है कि तुम बीती बातों को भूल जाओगे। मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ करने के लिए इतने दयालु होगे। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है।
बस अपने पुराने तौर तरीके बदल दो और मैं भूल जाऊंगा कि अतीत में क्या हुआ था। लव ने हाथ हिलाकर गो को उसकी बात पर ही रोक दिया। मोहन, मुझे पता है कि मेरा थप्पड़ थोड़ा जोर से लगा था। हालांकि पिछले 3 सालों में मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि तुमने मुझे किसी और से ज्यादा कितनी बुरी तरह से परेशान किया है। चूंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, इसलिए मैं अब हमारे बीच के रिश्ते पर भी विचार करूंगा। तुम क्या सोचती हो? हालांकि इतने सारे लोगों के सामने लव द्वारा थप्पड़ खाना बेहद शर्मनाक था, लेकिन निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो थप्पड़ मारना वाजिब था। लव के साथ उसने जो कुछ भी किया था, उसे याद करते हुए अगर उसका पैर भी टूट जाता तो भी उसे एक मामूली सजा ही माना जाता। उनकी भूमिकाएं पूरी तरह बदल गई थी क्योंकि मोहन अब लव से डर गया था। वह समर्पण में सिर हिलाने के अलावा और क्या कर सकता था? उन दोनों के साथ काम खत्म करने के बाद लव ने अपनी नजर आयन की ओर घुमाई जो अभी अभी खड़ा हुआ था। आयन, मुझे पता है कि तुम मानने को तैयार नहीं हो और मुझे तुम्हारी राय की परवाह नहीं है। अभी बड़ी प्रतियोगिता, उफ, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 2 महीने बाकी हैं। परीक्षा के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मैं कोई परेशानी शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के दबाव में आकर तुम लोगों को अपनी मनमानी करने नहीं देना चाहता। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लव ने आयन की आंखों में अपमान और भड़कता गुस्सा देखा। हालांकि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं था क्योंकि उसने अपनी बात कह दी थी। आयन का चेहरा कड़वाहट से भर गया था। वह जानता था कि उस समय वह लव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए लव के अहंकारी शब्द सुनने के बाद भी उसने कोई बदला नहीं लिया। वह बस मन ही मन कोसता रहा और सोचता रहा कि अपनी गरिमा कैसे वापस पाऊंगा। लव ने देखा कि आयन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने सहजता से कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, ये तो बस एक छोटी सी सजा थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि भविष्य में मेरी सीमाओं को परखने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अपनी बात पूरी करने के बाद लव ने आयन की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए चाय हनलिन की तरफ सिर हिलाया, अगर किसी ने तुम पर उंगली उठाने की हिम्मत की हो तो मुझे बता देना। काम खत्म होने के बाद वह उठा और बिस्तर के नीचे से अपना बर्तन और तौलिया निकाला। फिर वह नहाने के लिए सीधे स्नानघर में चला गया। अपनी खंडित यादों से लव को ओली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और इसलिए वह पूरी तरह से उपेक्षित था। लव के जाने के बाद हॉस्टल के कमरा नंबर 305 का पूरा माहौल तनाव से भर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही कोई हरकत की। विस्मय क्या है, अहंकार क्या है, बस इतना ही। कुछ देर बाद गू ने आयन और मोहन की तरफ देखा, जिन्हें काफी तकलीफ हुई थी। असहज चेहरे के साथ उसने कहा, आह छात्रावास प्रमुख मोहन, क्या आप लोग ठीक हैं? तारांकन थूक। तारांकन किसी को समझ नहीं आया कि मोहन अपने मुंह से बचा हुआ खून थूक रहा था या रीढ़विहीन गू के प्रति अपनी घृणा व्यक्त कर रहा था। वह अपने बिस्तर के पास वापस आया और बिना कुछ कहे अपना तकिया दूसरी तरफ रख दिया। कम से कम उसे अपनी औकात तो पता थी। उसे पता था कि लव को दोबारा धमकाना ठीक नहीं। बल्कि अगर लव उसे धमकाए नहीं तो उसे बहुत खुशी होगी। अयान ने गू को जवाब देते हुए अपनी नाक से घुरघुराहट की। फिर उसने अपना तौलिया निकाला और अपनी छाती और बिस्तर से कीचड़ पोंछकर वापस सोने चला गया। लव ने उसे धमकाया नहीं। आयन ने गू को जवाब देते हुए अपनी नाक से घुरघुराहट की। फिर उसने अपना तौलिया निकाला और अपनी छाती और बिस्तर से कीचड़ पोंछकर वापस सोने चला गया। लव स्नानागार में नहा रहा था। आयन लव के टुकड़े टुकड़े करने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था और वह उससे निपटने की तरकीबें सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। हालांकि अगर उसे सचमुच अकेले लव का सामना करना पड़ा तो वह डर जाएगा। वह गू के बारे में भी शिकायत नहीं कर सकता था। चूंकि पूरी घटना की शुरुआत उसी ने की थी, इसलिए गू उसके साथ पिटने लायक नहीं था। वह ये भी जानता था कि लव की बेतहाशा ताकत के सामने अगर वे चारों मिलकर भी उससे लड़ने की कोशिश करें तो भी उनकी कोशिशें बेकार जाएंगी। ओली ने बाकी 3 लोगों की तरफ देखा और कुछ कहना चाहा, मुंह खोला। आखिरकार उसने बस एक आह भरी और चुपचाप वापस सो गया। लव के अद्भुत परिवर्तन से रेहान पूरी तरह स्तब्ध था। साथ ही रेहान के मन में एक चीनी मुहावरा भी घूम रहा था, 10 साल की कड़ी मेहनत पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन एक बार सम्मान मिल गया तो उसकी प्रसिद्धि जमीन पर छा गई। जब तक सब अपने बिस्तरों पर वापस नहीं लौट गए, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि यह थोड़ा अनुपयुक्त लग रहा है। इसके बजाय यह मुहावरा अधिक उपयुक्त था, बदला एक ऐसा व्यंजन है जो ठंडा ही परोसा जाता है। रेहान ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचा और धीरे से हॉस्टल रूम 305 के तनाव भरे माहौल को तोड़ते हुए कहा, चूंकि हम सभी सहपाठी और हॉस्टल के साथी हैं और हम सभी जल्द ही स्नातक होने वाले हैं, तो आइए भविष्य में हम बेहतर तरीके से साथ रहें। यह एक सांत्वना के अलावा एक चेतावनी के रूप में भी चतुराई से काम करता है। अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो? तुम लोग भाग्यशाली हो कि हम इस दुनिया में हैं। अगर हम साधना जगत में होते तो चाहे तुम किसी भी संप्रदाय से हो, तुम लोगों को बहुत पहले ही मार मार कर इतना बुरा बना दिया गया होता कि तुम पुनर्जन्म भी नहीं ले पाते। तुम लोग खुशकिस्मत थे कि मैं अच्छे मूड में था।
अगर अगली बार मौका मिला तो देखना मैं तुम लोगों को तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारे आंसू सूख न जाएं। लव अपना वॉश टॉयलेट भरते हुए मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहना हुआ था और अपने मोटे शरीर को तौलिए से रगड़ रगड़ कर खुश हो रहा था। लव ने अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से साफ किया और अपने शॉर्ट्स को वॉश बाउल में धोया, फिर अपने तौलिया को कंधे पर डाला और आराम करने के लिए अपने छात्रावास में वापस आ गया। छात्रावास में प्रवेश करने से पहले लव ने अपने चर्बी से ढके शरीर को देखा और मन ही मन सोचा, कल से मैं आप सभी को अलविदा कहूंगा।